आज हम नजर डाल रहे हैं अहमदाबाद के पास हुई एयर इंडिया उड़ान AI 171 दुर्घटना की ताज़ा जानकारी पर। ये अपडेट्स 21 जून 2025 तक के हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या मुख्य बातें सामने आई हैं और जांच कहां तक पहुंची है। सबसे बड़ी खबर शायद यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल तो गए हैं। जी हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनमें आग लगी थी बुरी तरह। तो अभी ये तय नहीं है कि उनका डेटा निकालने के लिए उन्हें कहां भेजा जाएगा, अमेरिका या यूके, है ना? बिल्कुल। आग से हुए नुकसान की वजह से ये फैसला अभी बाकी है। डेटा रिकवरी बहुत जरूरी है, पर उतनी ही मुश्किल भी हो सकती है। चलिए पहले जरा मानवीय पहलू की बात कर लेते हैं। पीड़ितों के बारे में क्या अपडेट है? अधिकारियों ने बताया है कि 162 पीड़ितों की पहचान DNA के जरिए कंफर्म हो गई है। 162, ओके। और उनमें से 120 पार्थिव शरीर परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। ये प्रक्रिया यकीनन बहुत मुश्किल और संवेदनशील होती है परिवारों के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। ये जांच का एक बेहद नाजुक हिस्सा है। प्राथमिकता यही है कि पहचान पूरी हो और प्रियजनों के अवशेष परिवारों तक पहुंचे। अच्छा, इसी बीच विमान सुरक्षा को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं। DGCA ने कुछ चेतावनियां जारी की हैं। जी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये चेतावनियां सीधे तौर पर इस दुर्घटना से जुड़ी हुई नहीं बताई जा रही हैं। अच्छा, किस बारे में है ये? जैसे कुछ एयरबस विमानों में इमरजेंसी उपकरणों का एक्सपायर्ड मिलना, ये एक अलग मामला है। पर हाँ, चिंताजनक तो है ही। और एयर इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने बोइंग 787 और 777, मतलब जो बड़े वाइड बॉडी विमान हैं, उनके पूरे बेड़े का एक बड़ा निरीक्षण शुरू किया है। देखिए, किसी भी बड़ी दुर्घटना के बाद ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। हाँ, ये तो होता ही है। भले ही DGCA की चेतावनी का इस खास दुर्घटना से सीधा लेना देना ना हो, एयरलाइन के लिए ये कदम उठाना जरूरी है, तकनीकी सुरक्षा के लिए भी और यात्रियों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी। सही कहा। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी करीब 15% की कटौती की है और CEO ने ये आश्वासन दिया है कि जब तक कोई विमान 100% सुरक्षित नहीं होता, वो उड़ेगा नहीं। ये भरोसा दिलाना इस समय बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं सीधे दुर्घटना की जांच पर। यहाँ कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं और वो काफी गंभीर लगते हैं। हाँ। सबसे अहम बात शायद ये है कि रैम एयर टरबाइन, मतलब RAT, वो क्रैश से ठीक पहले एक्टिवेट हो गया था। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। RAT का एक्टिवेट होना, खासकर टेक ऑफ के इतने करीब, मतलब 30 से 60 सेकंड के अंदर। बस इतनी जल्दी? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। RAT तभी डिप्लॉय होता है जब विमान के मुख्य इंजन या फिर मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों में कोई बड़ी फेलियर हो जाए। ओह। तो ये किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, इंजन या पावर में। बिल्कुल। इतनी जल्दी इसका खुलना लगभग निश्चित तौर पर किसी बड़ी और अचानक आई इंजन फेलियर या फिर पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फेल होने की तरफ इशारा करता है। और ये शायद उस बात से भी जुड़ता है जो फ्लाइट पाथ और CCTV फुटेज से पता चली है कि विमान की नाक ऊपर थी पर वो ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा था। लैंडिंग गियर भी नीचे थे। हाँ, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। विमान का इस तरह का व्यवहार, नाक ऊपर लेकिन चढ़ाई नहीं कर पाना, गियर नीचे होना, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। अगर RAT एक्टिवेट हो गया था तो क्या ये इस व्यवहार को समझा सकता है? संभवतः, क्योंकि RAT सिर्फ बहुत बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स को ही पावर दे पाता है, वो भी लिमिटेड। अच्छा। तो अगर मुख्य इंजन या पावर सप्लाई में कोई बड़ी दिक्कत आई, तो विमान का इस तरह रिएक्ट करना, यानी नाक ऊपर होने के बावजूद ऊपर न जा पाना, ये समझ में आता है। ये किसी सीरियस मैकेनिकल प्रॉब्लम या शायद विमान के कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये सब अभी शुरुआती आकलन है। जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा नहीं मिलता, कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और इस जांच को लीड कौन कर रहा है? भारत की एजेंसी है? जी, जांच का नेतृत्व भारत की अपनी एजेंसी AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। ओके। लेकिन ये मामला जटिल है, तो उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तकनीकी मदद मिल रही है। इसमें UK का AAIB है, अमेरिका का NTSB है। NTSB भी शामिल है? हाँ, और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस और यहाँ तक कि कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी TSB भी तकनीकी सहयोग दे रहा है। तो काफी बड़ी टीम है। हाँ, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जरूरी होती है। इससे उच्च स्तर की विशेषज्ञता मिलती है, संसाधन मिलते हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहती है। तो अगर हम समेटें तो अभी स्थिति ये है कि पीड़ितों की पहचान चल रही है,
एयरलाइन सुरक्षा के लिहाज से कदम उठा रही है और जांच टीम का फोकस आरएटी के एक्टिवेशन और विमान की ऊंचाई न पकड़ पाने जैसे मुद्दों पर है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा। अब अगला सबसे अहम पड़ाव होगा उन क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना। हाँ, उम्मीद है कि वो डेटा रिकवर हो पाए। जी, उम्मीद यही है कि उससे दुर्घटना के असल कारणों का पता चलेगा, चाहे वो कोई मैकेनिकल फेलियर हो या कोई प्रोसीजरल गलती हुई हो या फिर कोई मानवीय पहलू हो। आरएटी और विमान का ऊपर न चढ़ पाना ये जांच के केंद्र में रहेंगे। आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए बनता है। जी, टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद, मतलब सिर्फ 30 से 60 सेकंड के अंदर ही अगर इतनी बड़ी कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर हुई, तो ये विमान के गेट से निकलने से पहले जो इतनी सारी सुरक्षा जांचें होती हैं, जो चेक्स होते हैं, जी। उनकी प्रभावशीलता पर क्या सवाल खड़े करता है? क्या कुछ ऐसा था जिसे पहले पकड़ा जा सकता था? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। जांच इस पहलू पर भी जरूर गौर करेगी कि क्या प्री फ्लाइट चेक्स में कहीं कोई कमी रह गई थी, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।